चलिए guys, let's start. चलो, good morning by the way, just in case you are having one. So let's start. I think last अपन लोगों ने रीट पे कहां तक पहुंच गए थे लास्ट डिस्कशन? एनएवी हो गया था मेरे हिसाब से लास्ट. ओके चलो एक बार पहले एक बार वापस से एक बार पूरा रिवीजन कर लें एक बार क्या. चले रीट 2014. कल आप लोगों ने बोला था रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अच्छा कहां से एमिनेट हुआ था सबसे पहले? यूएस. 1960 वाज द फर्स्ट टाइम जहां से अपन लोगों ने रीट का आइडिया लिया था. हाउएवर यूएस का ये आइडिया अपन इंडिया के अंदर क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे थे? टैक्स पास थ्रू स्टेटस अवेलेबल नहीं था. टैक्स पास थ्रू स्टेटस का मतलब क्या होता है? अवॉइडेशन ऑफ डबल टैक्सेशन. आपके ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा. इंडिया ने बोल दिया कि अब सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पे चार्ज होगा, दोनों तरफ टैक्स नहीं लगेगा. सो वी अवॉइडेड द डबल टैक्सेशन. उसके बाद आप लोग आगे बढ़े, आपने कहा चलो वो हो गया. तो 2014 में दो रेगुलेशन पास हुए. एक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट आया आपके लिए और दूसरा आया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. दोनों के दोनों रेगुलेशन 2014. पर सबसे पहला रजिस्ट्रेशन किसका हुआ? एम्बेसी. कौन सी? 2016 में आपके पास एम्बेसी रीट सबसे पहली आई. ऑन द कॉन्ट्री अगर आपको ये ना बताओ तो वापस बता दूं, एम्बेसी रीट भी जो आई वो तुम्हारी कंप्लीटली इंडियन नहीं है. इट्स अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ यूएस ब्लैकस्टोन एंड एम्बेसी. तब यहां पे एक रीट आई जो पहली बार अब मार्केट हिट करने वाली थी अपनी यूनिट्स के साथ. अब उसके आगे जब अपन आगे बढ़े तो हम लोगों ने बोला कि रीट के लिए कुछ रेगुलेशंस आए रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको कल दो कंडीशन सिखाई थी. एक आपने क्या बोली थी? फर्स्ट 80%. 80% सिर्फ कहां होगा? कंप्लीटेड प्रोजेक्ट. अच्छा कंप्लीटेड में अपन ने एक वर्ड और साथ में यूज करना बहुत जरूरी है, दैट इज revenue generating. If it is not revenue generating, it is not to be invested over there. Thank you so much. Yes, going down next. आप लोगों ने उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा? रिमेनिंग 20%. अच्छा रिमेनिंग 20% कौन से थे? बिना देखे रिमेनिंग 20% कौन से थे? पहला कौन सा था? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. व्हाट आर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट विच आर नॉट येट कंप्लीटेड. ओके चलिए अगर आप इसको डेवलपमेंटल बोल रहे हैं. ओके मोर. सेकंड ओके दो चीजें पढ़ी थी अपन ने. एक डेट में इन्वेस्ट करना. कौन सी कंपनी की डेट में इन्वेस्ट करना? जो रियल एस्टेट सेक्टर में डेट करती है. अच्छा ये लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं. थर्ड अपन ने इसी का एक अदर वर्जन पढ़ा था, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए जिसकी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, हैविंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75%. नेक्स्ट फोर्थ एकदम बढ़िया. चलिए मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. एक और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, टीडीआर. अच्छा टीडीआर क्या होता है? Thank you so much for that full form of yours. But whatever I was asking was transferable development rights होता क्या? Okay, just wait. Yes. अच्छा नहीं आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो. TDR क्या होता है? यार तुमने लास्ट आंसर ही किया था वैसे लास्ट टाइम. Anyway, मनीषा यू से. बहुत ही बढ़िया. नाउ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का मतलब क्या होता है? जस्ट टू से दैट आई हैव बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीन अलाउड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग टिल 6 फ्लोर्स. 4 फ्लोर तक किया, अगर रिमेनिंग 2 फ्लोर्स मैंने यहां पे ना रख के किसी को अपने राइट्स सेल कर दिए, इसको आप बोलते हो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. श्योर इनफ दिस वाज आवर लास्ट डिस्कशन. इसके आगे अपन बढ़े थे और बात हुई थी गैस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? 90% करना ही पड़ेगा तुम लोग को आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स. अच्छा एक सेकंड, ये प्रॉफिट पोस्ट टैक्स है या प्री टैक्स? पोस्ट टैक्स. 90% आप लोगों को अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. अच्छा इसके आगे अपन लोगों ने नेक्स्ट डिस्कशन किया था मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट. अच्छा दो चीजें बड़ी थी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, एसपीवी के थ्रू डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप कितना इन्वेस्ट करोगे? 80% का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. और सेकंड कंडीशन क्या पड़ी थी? इस एसपीवी में तुम्हारे पास कितना इक्विटी शेयर होना चाहिए? 50% का इक्विटी शेयर होना चाहिए. यू गाइस रिमेंबर दिस. नेक्स्ट अप अपन लोगों ने इसकी इनिशियल ऑफर साइज के बारे में डील किया था. अब एक बार मेरे को सारा याद दिलाना. इनिशियल ऑफर साइज कितनी होनी चाहिए? 250 CR का आपका इनिशियल ऑफर साइज आएगा. नेक्स्ट अप आप लोग एक बार में अगर एक इन्वेस्टर को कोई भी प्रोवाइड करना चाहते हो यूनिट्स, तो मिनिमम लॉट कितना देना था? 100 यूनिट्स आज के टाइम में मिनिमम देनी पड़ेंगी, हैविंग अ मिनिमम वैल्यू ऑफ हाउ मच? 50,000 रुपीज. अर्लियर यही चीज 2 लाख रुपए होती थी. 2018 में इसको रिड्यूस करके 50,000 पे शिफ्ट किया गया. श्योर इनफ टिल नाउ. गोइंग अहेड नेक्स्ट. इसके बाद आप लोगों ने बोरोइंग एंड डेफर्ड पेमेंट्स की बात की थी. नाउ इफ यू रिमेंबर, एक रीट कभी भी अपने टोटल लाइफ सर्किल में कितना उधार ले सकती है? आउट ऑफ देयर एसेट्स 49% तक के लोन्स एंड लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है. एक सेकेंड, पर अगर उन लोगों ने 49% हिट किया तो इसका मतलब क्या हो गया? इन लोगों को क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, जस्ट इन केस यू रिमेंबर. बट एक सेकेंड, क्रेडिट रेटिंग का प्रोविजन 49 पे नहीं, कहां से ही चालू हो जाता है? 25% से ही चालू हो जाता है. जो हम लोगों ने बोला था कि एनी रीट
विच हैज बीन रजिस्टर्ड, जो कभी भी 25% से ज्यादा की लाइबिलिटीज इनकर कर लेती है, ऐसे केस में उनको पहले तो 25% से ऊपर बोरोइंग करने के लिए अपने यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट दूसरा क्या था भाई, क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी. लेट्स गोइंग हेड. नेक्स्ट अबाउट इज एसोसिएट. ठीक है, एसोसिएट में कुछ नहीं था इतना. चेंज इन कंट्रोल. यस, एक सेकेंड, आप लोगों ने उधर एक पॉइंट नहीं बोला था, अनयूटिलाइज्ड फ्लोर स्पेस इंडेक्स. क्या होता है अनयूटिलाइज्ड फ्लोर स्पेस इंडेक्स? क्या बात है, एनएवी का फुल फॉर्म साले बोल भी रहे. अच्छा, यहां से स्टार्ट करना था राइट. वे डन विथ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. अच्छा, उससे पहले, हाँ मैं वही को मैं खैर यहां से करना था क्या. चल, कल हुआ था ना होल्डिंग इंटरेस्ट. हमने कल इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करी थी. ठीक है, चलिए. फॉलो ऑन ऑफर. आपने, अच्छा आप तो अभी बैठे हो ना, 2 मिनट. अपन लोगों ने कल क्या किया था ना, कल इन लोगों के पास 2 चीजें बात करी थी. एक अपन लोगों ने बात करी थी इनिशियल ऑफर की, और एक फॉलो ऑन ऑफर की. हम लोगों ने बोला था कल इनिशियल ऑफर के अंदर कि भाई 2 तरीके के ऑफर से आप रीट अपनी यूनिट्स इशू करेगी, पैसा रेज करेगी. पहला क्या था, इनिशियल ऑफर. इन लोगों ने क्या बोला कि आप पैसा 2 तरीके से रेज कर सकते हो, या तो इनिशियली या फिर उसी के ऊपर बाद में फॉलो ऑन यूनिट्स इशू करके. दोनों में यूनिट साइज की एक चीज अपन लोगों ने कल डिस्कस की थी ना, 250 CR, और मैंने उसमें 50,000 मिनिमम लिमिट बताई थी. दोनों के अंदर ही साइज लॉट सेम रहेगा, मतलब फॉलो ऑन ऑफर भी पोस्ट विच आपने सेम लॉट पे ऑफर करना है अगर और यूनिट्स ऑफर करना चाहते हो तो. नेक्स्ट अप यहां से अपन आ रहे थे, यहां कहां पहुंचे थे अपन, होल्डिंग कंपनी. चलो ठीक है भाई, होल्डिंग कंपनी पे आ जाते हैं. होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या था, टू होल्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल और इंटरेस्ट. यार एक सेकंड रुकना सिर्फ, आई एम सो सॉरी. क्या यस, अब इसमें ठीक रहेगा यार. चलिए लेट्स कम बैक. हम कहाँ थे, अपन लोग बात कर रहे थे होल्डिंग कंपनी की. आई थिंक होल्डिंग कंपनी अपने कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ा हुआ है. सो इसके अंदर अच्छा ना, कंपनीज एक्ट के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वोटिंग पावर. बट हाउएवर वोटिंग पावर कैसे चलता है, अब मैं इसको आपको पूरा एक एंटायर हिस्ट्री देता हूँ. हाउ डिड स्टार्टेड फ्रॉम द वोटिंग आइडिया. 1956 एक्ट अगर आप पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 यूज टू से दैट मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अगर आपके पास होती है तो आप इसको बोलते हो होल्डिंग सब्सिडरी. 2013 आया, 2013 ने इस डेफिनेशन को कर दिया चेंज. दे रिमूव्ड दिस वर्ड एंड दे एडेड व्हाट, 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. ये वर्ड को यूज किया था, 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. अब 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस मैंडेटरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. पर ये इटसेल्फ कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन का सबसे बड़ा फ्लॉ था. क्यों, क्योंकि आप लोगों ने इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था कि प्रायर मतलब कि कन्वर्जन से पहले प्रेफरेंस शेयर्स एक्वायर करने थे या पोस्ट कन्वर्जन जो इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं उसमें एक्विजिशन करना था, जो 2013 का सबसे बड़ा फ्लॉ बना था, जिसको 2017 अमेंडमेंट एक्ट ने क्लैरिफाई किया और बोला कि हम लोग इसको रिवर्स कर रहे हैं, और रिवर्स करके इसको वापस 1956 के एक्ट पे लेके जा रहे हैं, जहां पे अब इस बार हम वर्ड इक्विटी शेयर यूज नहीं करेंगे, हम बेटर वर्ड यूज करेंगे, टोटल वोटिंग पावर. पर एक सेकंड, टोटल वोटिंग पावर इन लोगों ने वर्ड क्यों यूज किया, एनीवन. अच्छा एक सेकंड, टोटल वोटिंग पावर इन अ जनरल आइडिया सिग्निफाइज इक्विटी शेयर्स अगेन, द सेम पावर, बट व्हाई दे हैव यूज्ड दिस वर्ड वोटिंग पावर एंड नॉट इक्विटी शेयर्स, एनीवन. बट देन दे आर इक्विटी शेयर्स ना, डिस्ट्रीब्यूट. एक सेकंड, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स से मतलब क्या रिश्ता है, वो है तो इक्विटी शेयर्स ही ना. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम. अच्छा एक सेकंड, आप लोग बचपन से, मतलब बचपन में तो आपकी जवानी से, आप लोग जो कंपनीज एक्ट पढ़ के आ रहे हो इन आइदर केसेस, क्या उसमें वोटिंग इज इट मैंडेटरी दैट इट शुड बी बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल, और द वोटिंग कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर मीडियम एज वेल. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, कैन अ कंपनी बी विदाउट शेयर कैपिटल एज वेल. नो इट कैन बी, और इट कैन बी, इट कैन बी. ठीक है, शायद तक आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज में पढ़ा था. First, limited by shares. Second, limited by guarantee. Guarantee having share capital. Guarantee not having share capital.
So if it does not has a share capital, how are you going to determine the voting rights? या आपने एक वन मेंबर वन वोट सीखा होगा, एक आपने बेस्ड ऑन द गारंटी यूनिट्स डिटरमाइन करना सीखा होगा. मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने गारंटी की 10 यूनिट्स ले रखी हैं, आपने 10 आपने 10 आपने 10, बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड हम वोटिंग पावर डिटरमाइन करते थे. सो अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला रादर वी यूज दिस वर्ड इक्विटी शेयर्स विच इज अगेन अ वेरी नैरो डेफिनेशन कि आप खाली इक्विटी शेयर्स पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो. बेटर क्या है, इक्विटी शेयर्स आर द ओनली पर्सन एलिजिबल टू वोट. सो रादर हम क्या करते हैं, हम बेटर वर्ड यूज कर देते हैं दैट 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आपके पास होना चाहिए, इट शैल बी योर होल्डिंग कंपनी. अब आपके रीड के अंदर इन लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया. क्यों? बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट. अपन लोगों ने सबसे पहले वर्ड यूज किया था ट्रस्ट. तो होल्डिंग कंपनी में इसने क्या बोला है, होल्डिंग कंपनी मींस एनी काइंड ऑफ कंपनी विच शैल बी अ कंपनी और एलएलपी. ये दोनों वर्ड्स यूज किए. एक एलएलपी भी हो सकता है, इट कैन बी अ कंपनी. आगे देखना, इन विच रीट होल्ड्स और प्रपोजेड टू होल्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसके आगे वर्ड यूज किया है एनी इंटरेस्ट. वाई आई एम यूजिंग इक्विटी शेयर कैपिटल और इंटरेस्ट, इसकी जगह आप चाहो तो 50% ऑफ द वोटिंग पावर भी लिख दो, इसका एग्जैक्टली सेम मीनिंग निकलेगा. यहां तक एकदम सब पार्ट ठीक है. चलते हैं आगे. एंड विच इन टर्न हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन अदर एसपीवी विच अल्टीमेटली होल्ड्स द property. Now, which is not engaged in any other activity other than holding of the underlying SPV, holding of real estate properties and other activities pertaining to and incidental to such holding. So what I want is आप सिर्फ 2 लाइन ऐड करके रखिए अपने नोट्स के अंदर, which shall always determine your holding company. Holding company signifies any company in which the REIT holds at least 50% of the interest, 50% of the interest, bracket, interest here signifies controlling interest. Interest here signifies controlling interest. 50% of the interest, bracket, interest here signifies controlling interest. And that company is not engaged and the company is not engaged in any other business except for holding the real estate property or any ancillary matter thereon. Or any ancillary matter thereon. Sure enough. So this again goes your normal holding company. यहाँ तक का पार्ट मेरे हिसाब से मुझे लगा था अपना हो गया है ऑलरेडी. Hence I was in a mood कि हम ऑक्यूपेंसी से जाएंगे. कल अपन ने एक NAV के ऊपर ऑलरेडी बात की थी. कल NAV हुआ था डिस्कस. I shall repeat it again for those for the first time. आप लोगों ने बोला था नेट एसेट वैल्यू. अच्छा, NAV आप लोगों ने अपने सिक्योरिटी लॉज सेकेंड ग्रुप के अंदर म्यूचुअल फंड्स के टाइम पे पढ़ा होगा. आपको उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सिखाए गए होंगे NAV कैलकुलेट करने के लिए. एंड हाउ डिड वी एक्चुअली, अच्छा अपन NAV निकालते क्यों थे एनीवन? अगर आपको याद हो तो किसी ने आपको बताया होगा दैट यार NAV न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है. NAV आपको पर्सनली मैसेज पे भी बताया जाता है कि करंटली आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी करंट एसेट वैल्यू क्या चल रही है. अगर करंट एसेट वैल्यू की बात कर रहा हूं, मतलब कि वो चीज जो मैं आज आपको डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त मेरी एसेट होल्ड करके मान सकता हूं. अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट की होगी? मैं क्या करता था, अपनी टोटल एसेट्स का एडिशन करता हूं. मतलब टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? जितना मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, दीज आर माई टोटल एसेट्स. उसमें से मैं माइनस करता हूं मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग या फिर कोई डेफर्ड पेमेंट, जो कल अपन ने डिस्कस किया था, डेफर्ड एंड बोरोइंग पेमेंट्स, इसको माइनस करता हूं. अब इसके बाद मैं इस जो बचा हुआ पैसा मेरे पास आता है,
इसको डिवाइड कर देता हूं अमंग्स माय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, तो मुझे पता पड़ जाता है कि मेरी एक यूनिट का कितना आज करंट नेट एसेट वैल्यू आता है। जस्ट इन केस अगर आप में से किसी ने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको हर महीने पे ये लोग एक मैसेज भेजते होंगे दैट द करंट एनएवी हैज बीन प्रोसेस्ड एट 25.11, 26.22। ये आपको हमेशा टाइम टू टाइम मैसेज भेजते हैं। ये सेबी का मैंडेटरी रिकमेंडेशंस है ऑफ सेंडिंग यू एनएवी, और इसी को पब्लिश भी करना होता है इन न्यूज़पेपर। अब यही गाइडलाइंस आप लोग रीट के अंदर क्यों पढ़ रहे हो? अगर आपने नोटिस किया हो तो रीट किसकी रिकमेंडेशंस पे आया था? रीट किसके रिकमेंडेशन पे आया था? चैप्टर के फर्स्ट डे डिस्कस किया अपन ने। चलो AMFI, इफ यू रिमेंबर AMFI क्या होता था? योर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया था इंडिया के अंदर रीट स्ट्रक्चर को लेके आने के लिए। एकदम ठीक है। AMFI ने बोला कि आपको इसको एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में ही बनाना है। इसीलिए अगर आप देखो तो आपने म्यूचुअल फंड के अंदर भी वही 3 बॉडीज पढ़ी थी, वैसे ही रीट के अंदर भी आप 3 बॉडीज पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर के अंदर। इसीलिए आपने स्पॉन्सर पढ़ा, फिर आपने ट्रस्टी पढ़ा, फिर आपने मैनेजर की बात करी थी। सेम वैसे ही आप लोगों ने उधर की बात क्या करी थी? वहां पे असेट मैनेजमेंट कंपनी होती थी, यहाँ पे बस खत्म, स्पॉन्सर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एकदम सेम रखा इन लोगों ने स्ट्रक्चर को, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब जब मैं कभी भी यहाँ पे एनएवी बोलूं, इसी एनएवी के ऊपर रीड के अंदर भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, जो अपन लोग इस चैप्टर के एंड में सॉल्व करके देखेंगे। यूजुअली रीड के ऊपर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाउएवर आज तक सिर्फ आपको 3 ही एग्जाम देखने को मिले, सो यू नेवर नो। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट कि रीड के ऊपर एनएवी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? इसका सेकेंड रीजन, हमारे इस पूरे प्रोफेशनल के पोर्शन में हम म्यूचुअल फंड या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल से डील नहीं करेंगे। इसीलिए एनएवी का क्वेश्चन अगर बना तो वो सिर्फ और सिर्फ रीड के अंदर बन सकता है, और कहीं पे एनएवी का क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा। श्योर एनफ? सो यहाँ पे अपन ने खाली ये फॉर्मूला जो मैंने आपको देके रखा है ये होल्ड करके रखना। इस चैप्टर के एंड में अपन ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पे। लेट्स गो हेड। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। एनीवन रिमेंबर्स व्हाट वाज एन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नोन एज योर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो है। आई वुड, मतलब मैं मान जाऊंगा कि अगर इसका ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है इसका खाली मुझे रियलिस्टिक मीनिंग देना। इसने बोला कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको कंपीटेंट अथॉरिटी इशू करती है। अगर आप अपना एक्ट भी रीड करोगे तो एक्ट ने सिर्फ यही बोला है, बट माई क्वेश्चन इज हु इज दिस कंपीटेंट अथॉरिटी आउट हियर? इंजीनियर्स? ओके, सो माई क्वेश्चन इज, मतलब अपन ना इस एक्ट को एकदम रैशनल में डिस्कस करते हैं। इंजीनियर मतलब जो आपके यहां पे काम कर रहे हैं, नहीं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब जो उसने इंजीनियर वर्ड यूज किया, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया आप लोगों ने, वही आपको सर्टिफिकेशन देंगे दैट द बिल्डिंग इज कंप्लीट। गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप लोगों ने नॉर्मली आपने रेरा के अंदर गए और रेरा की कंपीटिंग अथॉरिटी उठाई है आपने। सो याद रखना, रीट ने कंपीटेंट अथॉरिटी को अपने इस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया। रीट ने बोला कि मेरा काम कंपीटेंट अथॉरिटी डिफाइन करना नहीं है, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय योर रेरा। और रेरा के अंदर कंपीटेंट अथॉरिटी लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी को ही दिया गया है। लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देती है। अच्छा, क्या सिर्फ लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी कर सकती है? इट्स नॉट नेसेसरी। लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी के पास पावर है इसको डेलीगेट करने का। However, in our Maharashtra is the local municipal authority जिन्होंने आगे किसी को डेलीगेट नहीं किया है। सो आपके लिए आपकी कंपीटेंट अथॉरिटी इज योर म्यूनिसिपल अथॉरिटी, जो हर सिटी में अपने आप पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस प्रोजेक्ट इज फिट टू बी यूज्ड एंड शिफ्टेड अपॉन, मतलब कि इसका पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है। जो इन लोगों ने प्लान बोला था एज इट इज, वो प्लान पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब याद रखना, जब मैं ये बोलता हूं ना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इन रियलिटी इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। इन रियलिटी ओसी एंड सीसी में भी डिफरेंस होता है। जब आप बात करते हो कंप्लीशन सर्टिफिकेट की, दैट्स द फाइनल स्टेज। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज द फाइनल स्टेज। उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल दैट द बिल्डर हैज क्लेम्ड कि भाई ये बिल्डिंग थी, ये यहां से इतने डिस्टेंस से होगी, यहां पे ये होगा, यहां पे ये होगा, यहां पे ये होगा, ये सब कंप्लीट हो चुका है। देयर इज नथिंग लेफ्ट। अगर मैं बात करूं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की, तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में आप कंपेयर करते हो द प्लान लेड डाउन बाय द बिल्डर एंड द एक्टिविटीज आर कंप्लीट और नॉट। सो ओसी एंड सीसी अलग अलग इशू होता है, ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बट ये दोनों का पर्पस एक ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बिल्डिंग में शिफ्ट करने से पहले ओसी एंड सीसी दोनों साथ में लेने पड़ते हैं आपको। इसीलिए अपना एक्ट इसको आराम से बोलता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मींस कंप्लीशन सर्टिफिकेट। देयर इज नो डिफरेंस टू दिस। नाउ कमिंग बैक, अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट की, तो ये बोलता है इज अ सर्टिफिकेट एज द केस में बी इशूड बाय द
competent authority. Which is the competent authority right here? Is your local municipal authority permitting occupation of any property. Permitting occupation of any property under any law for the time being in force. Did you just see इसने क्या बोला? Permitting occupation of any property under any law for the time being in force. This signifies कि हम नहीं बता रहे. Authority is defined under any law being in force. और currently आपका कौन सा law in force है वो property is your RERA. Hence वहां से अपन लोगों ने इस authority का मतलब निकाला. Make sense? Going ahead next. Now we are talking about real estate or we are saying about real estate property. अब real estate property का मतलब क्या होता है? Any land, any permanently attached improvement to it. अच्छा है ना, ये जो अब मैंने डेफिनेशन ली है ये अपन एकदम बैराक पढ़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें बहुत शानदार मतलब है जो यूजुअली आप लोग रीडिंग में छोड़ देते हो. मैं जान पूछ के रीडिंग में इसको छोड़ता हूं और अपन साथ में डिस्कस करते हैं. एंड आई वांट टू नो कि आपको कोई डाउट आया क्या किसी जगह पे. अगर आप आया तो आप पहले पूछेगा, मैं बताऊंगा. नहीं आया तो मैं पूछूंगा, आप समझा देना. मेक सेंस? ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अब ये बोल रहा है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मतलब हो सकता है कोई भी लैंड, उसके ऊपर आपने परमानेंटली अटैच इंप्रूवमेंट लगाए, मतलब कि उसको रहने लायक बनाया जहां पे आप आराम से जाके रह सकते हैं. टू इट वेदर लीज होल्ड और फ्री होल्ड एंड इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग इज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. शेड्स, गैराज, फेंसेस, फिटिंग्स, फिक्सचर्स. अच्छा, फिटिंग्स और फिक्सचर्स को भी रियल एस्टेट का पार्ट माना गया. इसको डिफाइन किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर. व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके साथ जो चीजें परमानेंटली फास्टेंड होती है अपन उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट मानते हैं. दैट्स द बेसिक ट्रांजैक्शन जो अपन ने सीखा था, वही इसने बोला. दैट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ शेड्स, गैराज, फेंसेस, फिटिंग, फिक्सचर्स, वेयरहाउस, कार पार्क्स, एनीथिंग and any other assets incidental to the ownership of the real estate but does not include a mortgage. Pretty sure. अगर आपका कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ लो, नहीं तो मैं पूछता हूं. कोई भी नहीं. सो अभी के लिए अगर मैं एक बेसिक मतलब आपसे पूछूं तो रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी लैंड जिस पे आप लोगों ने कोई भी चीज अटैच कर रखी है, परमानेंटली फास्टन कर रखी है. इट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर कोई फिक्सचर्स, उस बिल्डिंग के अंदर कोई कनेक्शन, कोई कार पार्क, कोई शेड्स, एनीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग. दैट इज पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट. दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेंस वी आर कॉलिंग इट एज अ रियल एस्टेट. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन टू दिस? एंड इट डज नॉट इंक्लूड मॉर्गेज. मैं उस पर जा ही नहीं रहा, वो मेरा क्वेश्चन नहीं. मॉर्गेज अलग बात करेंगे अपन तो ऊपर वाले क्वेश्चन पे. एनीथिंग? नो? ठीक है. तो अब ना मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस? They've used this word permanently attached improvement to it, whether freehold or leasehold. What's this? ये हर जगह पे आप लोगों ने पढ़ा होगा और ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, ये आपने रेरा के अंदर भी पढ़ा होगा. हर जगह पे ये वर्ड यूज होता है, बट वी नेवर डिस्कस दिस. 30 seconds of time. Let's fluke. आपने बोला है लीज एग्रीमेंट के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करिए तो इट्स अ लीज होल्ड. मतलब मुझे मतलब नहीं समझ आया इन आइदर केसेस. यू कैन ट्राई वन मोर टाइम. एक बार और सोच लो. यस, दैट्स इट. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर द ओनर, आई यूज दैट प्रॉपर्टी एंड मैंने उसको पूरा बना दिया, ठीक है, वो लीज होल्ड कहला जाएगा. और फ्री होल्ड वो नहीं पता, ठीक है, बट अ ग्रेट अटेम्प्ट, वन वेरी गुड. हाँ नहीं, आई गेट इट, बट ये लीज होल्ड होता क्यों? वाई दे, मतलब लीज होल्ड का मतलब क्या है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बिफोर, लीज होल्ड? या फिर अच्छा, महाराष्ट्र में कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो? ऐसा नहीं. चलो ठीक, अपन एक बार बेसिक से इस चीज़ को क्लियर कर देते. मतलब सरप्राइजिंगली इन लोगों ने लास्ट टाइम इस पर डिफरेंस पूछा था, लास्ट टाइम वाला ज़्यादा इसमें डिफरेंस पूछा इन लोगों ने. सो विच वॉज कंप्लीटली इररिलेवेंट. हाउएवर सिंस वी आर कवरिंग इट, अपन कवर करते हैं. अच्छा, जब कभी भी आप है ना बात करते हो फ्री होल्ड की, टू विच यू वर राइट फॉर लीज होल्ड, अपन सिर्फ लीज होल्ड को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे. जब मैं फ्री होल्ड की बात कर रहा हूँ ना, दिस इज योर कंप्लीटली बिल्डर्स ओन्ड प्रॉपर्टी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर सम विलेजर्स, आपके पास प्रॉपर्टी थी एंड आई अक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू.
जिसके लिए मैंने आपको पैसा दे दिया, एंड दिस बिल्डिंग इज कंप्लीटली फॉर मी, और ये राइट्स हमेशा के लिए मेरे पास वेस्टेड राइट्स रहेंगे। आपने वेस्टेड वर्ड राइट सुना होगा पहले कभी। दीज वेस्टेड राइट मीन्स जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आगे के आगे चलते जाएंगे, एंड नो वन कैन टेक दिस प्रॉपर्टी बैक फ्रॉम अस। जब कभी भी मैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करूंगा ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है। अब गवर्नमेंट होल्ड प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, गवर्नमेंट पहले इस प्रॉपर्टी को खरीदती है और अपने पास रखती है, और वो एक्चुअली आपको ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करती, ये ऑन आपको लीज देती है। अब लीज के 3 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 30 ईयर्स, 99 ईयर्स, 999 ईयर्स। याद रखना लीज कितने कितने सालों के लिए हो सकती है, 30, 99, 999। हाउएवर सबसे स्टैंडर्ड 99 ईयर्स होती है, जो आप लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हो, 99 ईयर्स ऑफ लीज। अब इस लीज होल्ड प्रॉपर्टी का रूल क्या होता है कि पोस्ट 99 ईयर्स इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप वापस से शिफ्ट होकर गवर्नमेंट के पास जाती है। नाउ द क्वेश्चन, सर क्या हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, आप 100% एक्सटेंड कर सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप इसका एक्सटेंशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट द प्रॉब्लम इन आइदर ऑफ द प्रॉपर्टी इज कि एक में इंटरेस्ट वेस्टेड होता है और दूसरे में इंटरेस्ट कंटिंजेंट होता है, वो हमेशा शिफ्ट होकर वापस से गवर्नमेंट के पास जाएगा, इसीलिए इसको लीज होल्ड और फ्री होल्ड बोलते हैं। और कभी भी अगर कोई भी इंसान, आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, आपका ओनर आपको 100%, मतलब वो बिल्डर 100% इस चीज के बारे में बताएगा वेदर दिस लैंड इज फ्री होल्ड और लीज होल्ड। वाई? ये सेबी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है LODR के अंदर, दैट इट शैल बी कंपल्सरीली डिस्क्लोज्ड। हाउएवर रीट ने इसमें क्या बोला कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोजेक्ट फ्री होल्ड हो या फिर वो प्रोजेक्ट लीज होल्ड हो, दोनों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना कंप्लीटली अलाउड है। हेंस अ प्रोजेक्ट, अ लैंड विच इज अ फ्री होल्ड लैंड, अ लैंड विच इज अ लीज होल्ड लैंड, बोथ आर अलाउड टू बी इन्वेस्टेड इन वन। नेक्स्ट, इस लैंड के ऊपर किसी भी तरीके के बेनिफिट अटैच्ड है, डन। नेक्स्ट, अगर कोई बेनिफिट अटैच है उसके साथ अपने और आगे बढ़ना है, कोई बिल्डिंग है, कोई फिक्सचर्स हैं जो हमेशा के लिए उसके साथ परमानेंटली फास्टेड है, वो सब उस प्रोजेक्ट का पार्ट माने जाते हैं। यहां तक सब सेंस है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस कुल मिला के इस बार आपने गवर्नमेंट से लीज आउट करके प्रॉपर्टी ली है फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर। हम्म चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस मैं खाली ऐड कर रहा था कि जो उसका स्टैट्यूटरी डिफरेंस दिया गया है वो कंप्लीटली फाइन। आप एक प्रॉपर्टी लीज पे लेके उसको बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, कंप्लीटली गोज फाइन। आ जाते हैं। हाउएवर एंड एनी एसेट फॉलिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो क्या आप लोग? नॉट अलाउड। वो 20% वाले सेक्टर में नहीं बोल रहा, अपन क्या कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रीडोमिनेंटली? द आंसर इज नो। सो हाउएवर एनी एसेट फॉलिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर shall not be considered as real estate property for the purpose of these regulations। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब यहां पे आपके एग्जाम के क्वेश्चन का एक पार्ट बन सकता है, सिर्फ पार्ट बोल रहा हूं, पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकता, पर ये पार्ट बन सकता है। यहां से प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अपार्ट फ्रॉम द अबव फॉलोइंग कैप्चर्ड विद इन द अबव मेंशन डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शैल बी कंसिडर्ड अंडर रियल एस्टेट। मतलब कि ये पार्ट आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बोलते हो, पर स्टिल इसको रियल एस्टेट में कंसिडर किया गया है अंडर रीट। इसको स्पेसिफिकली बोला गया है कि यहां पे अलाउड है इन्वेस्टमेंट्स। सो एक मिनट के लिए अपन ने आगे नहीं जाना, अपन लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता था? आप लोगों ने बोला था रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मतलब है एनी काइंड ऑफ लैंड वेदर लीज होल्ड, फ्री होल्ड, जिसके अंदर अपन लोगों ने नेक्स्ट चीज आगे क्या पढ़ी लीज होल्ड फ्री होल्ड में, उसके ऊपर परमानेंटली कुछ भी चीज अफिक्स की गई हो, अगर कोई भी फिक्सचर्स हैं, कोई बिल्डिंग, कोई पार्क, कोई शेड, एनीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट एस्टेट। हाउएवर जब मैं रियल एस्टेट बोल रहा था तो मैं क्या इंक्लूड नहीं कर रहा था? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं करना था रीट के अंदर, मतलब कि रियल एस्टेट वर्ड के अंदर। अब इसने बोला अपार्ट फ्रॉम द अबव, जो हम लोगों ने बोला उनको जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलना है, इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको हम आज भी रियल एस्टेट बोल सकते हैं। अब वो कौन से हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट परमिसिबल है? फर्स्ट देख लेना, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ composite real estate projects. Let's have a discussion now. What do you mean by composite real estate projects? एग्जैक्टली कॉम्पोजिट का मतलब होता है जहां पे रेसिडेंशियल कमर्शियल साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो रीट ने क्या बोला कि मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो रहा है जहां पे
कमर्शियल भी है, जहां पे कमर्शियल नहीं होके मतलब रहने के लिए भी है, जहां पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कुछ पार्ट दिख रहा है, एट द सेम टाइम हम लोगों को रियल एस्टेट का भी कोई पार्ट दिख रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आप लोग उसको रियल एस्टेट की तरह कन्वर्ट करो और आराम से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। सो नाउ आई एम रिपीटिंग इट अगेन, हम लोगों ने अभी जस्ट, प्लीज इस चीज को इंपॉर्टेंट रखना अपने पास, हमने अभी जस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, हम सब श्योर है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी क्या होता है। हाउएवर एक चीज जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, दैट वाज योर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टिल आने के बाद भी जिसको आप रियल एस्टेट बोल सकते हो वो है 1 होटल्स, हॉस्पिटल्स, कन्वेंशन सेंटर। पर याद रखना इसके आगे ये पार्ट जरूर लिखना, अगर तुमने सिर्फ ये लिखा ना दैट इन एनी होटल, इन एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटल, ये आंसर सही नहीं होगा, आगे चीज ऐड करना जरूरी है, दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। एकदम ठीक है, इसके आगे के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, वेदर इट इज रेंट जनरेटिंग और इनकम जनरेटिंग, दैट सेकेंडरी। अभी पहले तक इन्वेस्टमेंट यहां तक श्योर था, ठीक है। आगे और है, नेक्स्ट इसने बोला कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉम्पोजिट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड SEZs। अच्छा देखो, इसका फर्स्ट पार्ट तो नॉर्मली है, अब पर एक चीज समझना है, इसने वर्ड यूज किया कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनीवन? ईजमेंट वर्ड सुना था आप लोगों ने, एक प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए उसके साथ बहुत सारा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो उसने क्या बोला कि जस्ट बिकॉज एक जगह पे, जस्ट लेट्स सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट जहां पे मैं अभी रिसेंटली गया था, लोधा बेलमोंडो, यहाँ पे जस्ट मुंबई से एंटर करते हैं अपन पुणे की तरफ, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना है उन लोगों ने अपने इसमें, अगर उनके बाद, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर, आई एम नॉट विद द एक्यूरेट नंबर्स, बट व्हाट आई एम सेइंग, अगर उनका टोटल वो 1000 एकड़ पे प्रोजेक्ट था, तो उसमें से उन लोगों ने 500 एकड़ सिर्फ और सिर्फ एमिनिटीज और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया, यानी कि बीच में पूरा एक पार्क बना देना जहां पे आप गोल्फ खेल सकते हो, क्रिकेट स्टेडियम बना दिया, स्विमिंग के लिए बना दिया, फिशिंग के लिए बना दिया, एंड दे हैव डन पता नहीं क्या एनॉर्मस थिंग्स। अब ये क्या बोल रहा है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, अब अपन जब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमको सिर्फ उस वाली पार्ट में इन्वेस्ट करना है जहां पे सिर्फ रेंट जनरेटिंग पार्ट हो रहा है। दिस कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, दीज आर कॉम्पोजिट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जहां पे कॉमन में भी इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, दैट्स कंप्लीटली अलाउड फॉर अस। सो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर कॉम्पोजिट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वन पार्ट इधर रुकना, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड SEZs। अच्छा, SEZs के लिए अगर आप लोगों ने कभी आई थिंक जिन लोग भी आपको SEZ पढ़ाया होगा, SEZ के अंदर अपन ने पहले ही बोला था कि SEZ को इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लिबरलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। हैज एनीवन एवर विजिटेड SEZ एवर बिफोर? एनीवन? अच्छा, एनीवन नोस कहाँ है SEZ? हिंजवाड़ी में। अच्छा, आप नहीं भी तो मुंबई पुणे निकलो, मुंबई में एंटर करते हो, हार्डली यू क्रॉस, आई थिंक विच एरिया, मैं एरिया शायद तक इतना श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पे आपको हिंजवाड़ी में मिल जाएगा, इधर मिल रहे हैं, ये सारे जो एरियाज हैं इनको SEZ बनाया है। व्हाट इज द आइडिया ऑफ SEZ, एनीवन? टू प्रमोट। अच्छा ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट की जगह मैं बोलता हूँ SEZ को आप सबसे पहले बोल लो टू प्रमोट दैट एरिया, टू डेवलप दैट एरिया, आप उसको SEZ बनाते हो, सबसे पहला काम है आपको। आप अगर किसी भी SEZ को देखोगे ना, उन लोगों ने उसको हद से ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया, और एक्चुअली एज अगेंस्ट इंडिया के अंदर आप लोग इसको कैसा ट्रीट करते हो कि ये इंडिया की प्लेस ही नहीं है। मतलब वहां से अगर अपन इंडिया के अंदर कोई चीज़ लेते हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही, आप उसको इंपोर्ट बुलाते हो और एक्सपोर्ट यूज करते हो वर्ड, मतलब अपन ने इनको कुछ दिया, हम बोलते हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे अपन ने कुछ नहीं, अपन उसको इंपोर्ट वर्ड यूज करते हैं। सो SEZs को अपन ने इतने प्रिविलेजेस दिए हैं, अब इस जगह पे जहां पे SEZs को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इतने इतने बड़े बड़े पार्क्स में पैसा लगा देते हैं, बट नाउ दे डू नॉट हैव फंड्स। रीट ने बोला मेरा काम था मेरे इन्वेस्टर्स को एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देना, बट एट द सेम टाइम आप हमारी SEZs डेवलप कर रहे हो। SEZs के अंदर अगर कोई भी इंसान रीट पैसे लगाना चाहती है, शुड बी कंप्लीटली अलाउड। क्यों? क्योंकि SEZs को इंडिया ने सबसे ज्यादा लिबरलाइज करके रखा है, हेंस SEZs को भी ऐड किया गया। दो अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड कम अंडर रियल एस्टेट, एंड उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अब एक बार के लिए अगर मैं अपन टोटल एंड टोटल वापस से बोले तो अपन ने क्या क्या चीज अभी तक कन्फिगर की है। पहले अपन ने रियल एस्टेट पार्ट ऐड किया। रियल एस्टेट पार्ट में आप लोगों ने 100% बोलना है कि कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी चलेगी, फ्री होल्ड भी चलेगी, लीज होल्ड भी चलेगी। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों ने बताने कार, पार्क, शेड, ये सब बता देना। क्या इंक्लूड नहीं होता? इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, बट स्टिल अपन उसको रियल एस्टेट की तरह रियल एस्टेट की तरह ट्रीट करके इन्वेस्ट करें, वो क्या है? 1, एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटल, होटल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट,
ऐसा कोई भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बट वो भी वापस से किसका होना चाहिए, कॉम्पोजिट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहिए, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क या एसईजीज, इन लोगों को अपन ने एज एन एक्सेप्शन ऐड करके दिया है हमारे पास। यहां तक कोई पार्ट गलत नहीं, ठीक है। इस पर अपने को थोड़ा सा लिखना भी है, ठीक है। पहले एक बार रियल एस्टेट और स्पॉन्सर के बारे में पढ़ लेते हैं, पोस्ट विच मैं एक बार आपकी बुक में आपको कुछ चीजें नोट करवाता हूं की एलिमेंट्स की तरह, जो अपन ने लिख के रखनी है इसके एंड्स में। लेट्स गो हेड। नाउ कम डाउन टू रियल एस्टेट एसेट्स। एक सेकेंड, कल पढ़ा है अपन ने, क्या होती है रियल एस्टेट एसेट्स? इन्वेस्टमेंट्स डन बाय माय रीट इज देयर एसेट्स, दिस इज व्हाट यू सेड। रियल एस्टेट एसेट्स मींस प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय REIT on a freehold or leasehold basis, whether directly or through a holding company or a special purpose vehicle. Anything to be explained in this? Nothing? Let's go ahead. Next up is your REIT designated sponsor. ये तो कल आप लोगों ने आंसर किया था वापस से पढ़ते हुए, if you guys remember. अच्छा, REIT designated sponsor क्या होता है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त। अब ना इसको मैं आपको थोड़ा सा और अपडेटेड दे देता हूँ, बट शी इज 110% राइट फॉर दिस। Let's say I am the sponsor who filed an application. I am a sponsor who filed an application for the registration of REIT. अब बात समझना, एक स्पॉन्सर के पास मिनिमम कितनी होल्डिंग होनी चाहिए थी? 5%। क्यूमुलेटिवली सारे स्पॉन्सर ग्रुप के पास मिलके 25%, बट फॉर हाउ मेनी टाइम? 3 इयर्स तक का था। 3 इयर्स के बाद अपन इसको कम कर सकते हैं, और कहां तक ले जा सकते हैं? 15% पे ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई इंसान अपना पार्ट गिव अप कर सकता है। श्योर एकदम। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ ना, कि मान लो कि ये एक स्पॉन्सर था जिसने पूरा 25% स्टेक ले रखा था, आज ये बंदा बाहर जाना चाह रहा है। मिनिमम स्पॉन्सर स्टेक आज भी कितना रहना चाहिए? 15% रहना चाहिए 3 साल के बाद भी। ये कल अपन ने पढ़ा था। पर एक बात बताओ ना, ये कितने लोगों को स्पॉन्सर बना पाएगा एक बार में निकलने के बाद? मतलब 1 2 3 4 5 10 20 3, ठीक है, इसको 3 बोला था। हाउएवर ये लिमिट हटा दी है। ये टोटल ट्रीटमेंट अब सुनना आराम से। पहले आपके रीट रेगुलेशंस ने बोला था कि एक स्पॉन्सर जब जाएगा, वो चाहे अपने आप को डाइल्यूट करके बाहर निकल सकता है। कोई नया स्पॉन्सर आएगा तो उसको मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? 5% लेना पड़ेगा। तो पहले इन लोगों ने क्या वर्ड यूज किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर लेके आओ 3। ये इन लोगों ने वर्ड यूज किए। हाउएवर अभी रिसेंट टाइम में इन लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 वर्ड को डिलीट कर दिया वापस वहां से। उन लोगों ने बोला ठीक है, हम नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं रख रहे। हाउएवर हम मिनिमम होल्डिंग जरूर बोलेंगे, यानी कि अगर कोई भी आज मेरा स्पॉन्सर है, दिस मीन्स कंपल्सरीली उसके पास कितना % यूनिट होना चाहिए? दैट इज 5% यूनिट होना चाहिए। सो जस्ट इन केस एक बात, सिर्फ आपके नोट्स में वो जो हेडर है वहां पे कुछ चीजें लिख के रख लो जो मैं आपको बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट बाय अ स्पॉन्सर और स्पॉन्सर ग्रुप, इन्वेस्टमेंट बाय अ स्पॉन्सर और स्पॉन्सर ग्रुप shall be minimum 25%, shall be minimum 25% for the first 3 years, for the first 3 years, for the first 3 years, and which shall gradually be reduced post 3 years, be reduced post 3 years, be reduced post 3 years. However, it can never go, below 15%. However, it can never go below 15%. And any sponsor at any time, shall compulsorily hold 5% of the outstanding units. 5% of the outstanding units. दो लाइन और। In case any sponsor
in case any sponsor dilutes his units, the new person identified as the sponsor, shall be the redesignated sponsor, which must hold 5% of the outstanding units, Does this make sense? यहाँ तक एकदम क्लियर है? ठीक चलेगा. We're keeping it very simple. जहाँ पे अपने को थोड़ा सा रीराइट करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है, we'll keep it simple. अपन लोग इसके नोट्स बनाते चलेंगे हर पेज के ऊपर. Let's go ahead. अब रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर की बात हो रही थी. यहाँ पे एक वर्ड मेरे को और पूछना था. अच्छा, लेट्स सपोज आई एम द स्पॉन्सर, आई हैव लेफ्ट इट, और अब मैं मेरी जगह पे मनीषा आपको ऐड कर रहा हूँ. देन व्हाट विल यू बी टर्म्ड एज? अ रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर. बट नाउ इवन शी लीव्स इट and she is giving a stake to Utkarsha. Now, exactly. So that completes our definition that redesignated sponsor means who has assumed the responsibility of sponsor from any sponsor or any other redesignated sponsor. इसका मतलब है कि आपको स्पॉन्सर ने डायरेक्टली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या यूनिट्स दियो या फिर एक रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर ने दिया हो. इन आइदर ऑफ द केसेस यू शैल ऑलवेज बी कॉल्ड एज अ रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर. इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ राइट्स एंड पावर्स इन केस ऑफ रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर? द आंसर इज नो. Sure enough, let's go ahead. REIT, that is Real Estate Investment Trust, shall always be incorporated in the form of a trust. You remember अपन ने सेकंड पेज के अंदर ऑलरेडी हाईलाइटेड कर रखा था कि इसको हमेशा एक ट्रस्ट के फॉर्म में बनाना है. चल दो भाई. In the form of a trust registered under the REIT regulations. Going ahead, next is your the REIT assets means, अच्छा ये ऑलरेडी हो गया है. REIT assets means any other assets owned by the REIT on a freehold, leasehold basis, whether directly or through a holding or special purpose vehicle. Now coming down next to is your related party. अच्छा, anyone remembers Companies Act 2013 related parties पढ़ा होगा आपने. REIT ने बोला I shall never alter it. Whatever is stated under the Companies Act 2013 pertaining to a related party shall always be hold good in our act as well. So जो Companies Act के लिए related party है वो हमारे लिए भी है. Anyone who remembers Companies Act में क्या था related party? कल मैंने एक associate का example दिया था आपको. That associates are also your related party. Yeah. Directors and relative of directors, these all are your related parties. If it case आपका डायरेक्टर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो इवन वो भी हो जाएगा. If in case directors employees, right, directors employees, partner, एक और कुछ रह गया क्या? कोई और ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये सब उनके साथ भी कोई आपका रिश्ता है क्या? नहीं क्या? थोड़ा सा बाहर निकल गए थे अपन. बट यस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू रेज आउट इज कंपनीज एक्ट 2013 में आप लोगों ने रिलेटेड पार्टीज में मल्टीपल लोगों को होल्ड किया, जहां पे इवन आप लोगों ने बोला एक डायरेक्टर KMP अगर वो किसी फर्म में आज पार्टनर है या वहां का एम्प्लॉय है तो इन दैट फर्म इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी. आर एसोसिएट इज अ रिलेटेड पार्टी. ये इसने मेजर क्लासिफिकेशंस दिए थे. इसके बाद इस लोगों ने और बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस है जिसकी मेजॉरिटी ऑफ द रिसीट्स, इफ यू रिमेंबर कि उन लोगों के आउट ऑफ द टोटल इनकम उनकी मेजर रिसीट्स, कोई प्रोफेशनल सर्विस फर्म जो लोग अपनी मेजर रिसीट्स आपके बिजनेस से अर्न करते हैं तो आपने उनको रिलेटेड पार्टी ट्रीट किया था. इसके साथ इस एक्ट ने क्या बोला कि मैं आप लोग को 4 और नाम दे रहा हूं जो आप लोगों ने याद रखने हैं जो रिलेटेड पार्टी आएंगे. हाउएवर ये जबरदस्ती दिए गए. अगर आपने ये भी बोला होता दैट रिलेटेड पार्टी मींस रिलेटेड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इट शुड हैव हेल्ड कंप्लीटली फाइन. जबरदस्ती और ऐड किया. इन लोगों ने क्या बोला? ऑल द पार्टीज टू द REIT. अब मैं आपको क्या याद दिलाना चाह रहा था उन 4 पॉइंट से. जैसे आप लोगों ने अपनी कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को क्या बोला था? रिलेटेड पार्टी बोला था. इसने क्या बोला? पार्टीज टू द REIT. बात वो की वही बात हो गई. सारी REIT की सारी पार्टीज उसकी रिलेटेड पार्टीज है. बहुत बड़ी बात कह दी आपने. नेक्स्ट अब प्रमोटर. वहां पे भी आप लोगों ने रिलेटेड पार्टी के अंदर बोला था दैट प्रमोटर ऑफ अ कंपनी इज योर रिलेटेड पार्टी. अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है शुड बी डन रिपीट. थर्ड क्या बोला इन लोगों ने?
डायरेक्टर्स, और फोर्थ देखना उसने क्या बोला, पार्टनर्स ऑफ द पर्सन इन क्लॉज 1 दैट इज रीट, या रीट का कोई पार्टनर है, यानी कि एग्जैक्ट इसे कहते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अननेसेसरीली जबरदस्ती आपको दो चीजें अलग अलग बार बोली। मैंने आपको मेन जो चार चीजें याद दिलाई रिलेटेड पार्टी में, वही वापस से रीट रेगुलेशन ने रिपीट की है। तो अब अपन ने इसके अंदर अगर रिलेटेड पार्टी वर्ड आता है तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, सबसे पहले रिलेटेड पार्टी इज सेम एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 विच इंक्लूड्स, क्या डाला अपन ने, एक पार्टीज टू द रीट, सेकेंड आपका प्रमोटर, थर्ड डायरेक्टर्स, एंड लास्ट पार्टनर्स ऑफ द पार्टीज टू द रीट। ठीक है, अगर उस रीट के कोई पार्टनर्स भी हैं वो सारे भी हमारे रिलेटेड पार्टीज हैं। श्योर, कुछ भी नया इसके अंदर नहीं है। सो प्लीज बस इस चीज को याद रखना दैट इवन दीज फोर आर सेम एज योर कंपनीज एक्ट 2013। ये अननेसेसरली बार बार रिपीट किया गया है। श्योर, लेट्स गो हेड। नेक्स्ट इज योर एसपीवी। अच्छा, एसपीवी इज कंप्लीटली अ रिपीट। स्पेशल पर्पज व्हीकल अपन ने कल भी पढ़ा था और अभी होल्डिंग कंपनी में भी डील किया। कल मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी चीज आपकी स्पेशल पर्पज व्हीकल बन रही है तो उससे अपन ने दो कंडीशंस पढ़ी थी। क्या क्या थी वो, एक 50% उस एसपीवी में आपको होल्ड करना है, और डायरेक्टली और थ्रू दैट एसपीवी आप एसेट्स कितनी होल्ड करोगे, 80% होल्ड करोगे। याद है कल का? प्लीज एक बार सिर्फ इतना सा पार्ट देखना। अ स्पेशल पर्पज व्हीकल मीन्स एनी कंपनी और एलएलपी in which either the REIT or the holding company holds or proposes to hold not less than 50% of the equity share capital or interest. I am pretty sure now you guys know the meaning of equity share capital or interest, क्यों word use कर रहे हैं अपन लोग। Going ahead, next, which holds not less than 80% of the assets directly in the properties and does not invest in other SPV। अगर आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से अपन ने कल ये पेज 4 पे भी डिस्कस किया है, कल ये का ये पार्ट डिस्कस किया। इट्स कंप्लीटली अ रेपिटेटिव पार्ट। आराम से इतने से पार्ट को आप मार्क कर सकते हैं, दैट इसको अपने को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे इसने क्या बोला, विच इज नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी अदर देन होल्डिंग एंड डेवलपिंग प्रॉपर्टीज एंड एनी अदर एक्टिविटी इंसिडेंटल टू सच डेवलपमेंट। सो एक सेकेंड, कैन एनीवन जस्ट मेक मी समराइज विथ व्हाट इज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल। अच्छा एक सेकेंड, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने का फायदा क्या होता है? एग्जैक्टली आप लोगों ने कल एसपीवी पढ़ने का अपन ने एक बेनिफिट डिस्कस किया था, दैट जब कभी भी, जैसे मैंने आपको एक जॉइंट वेंचर का आइडिया दिया था, जब आप एक जेवी क्रिएट करते हो तो जेवी का फायदा क्या होता है, ये आपका एक बिजनेस है, ये दूसरा बिजनेस है, साथ में आए, आपने एक जॉइंट वेंचर किया, अगर कोई भी लॉसेज हुए, कुछ भी हुआ तो ये सिर्फ उस जेवी को होल्ड करना है, आपके इंडिविजुअल बिजनेसेस पे कुछ नहीं आता। वैसे ही रीट ने भी क्या बोला कि आप अपने इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू करो, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाओ जो डेजिग्नेटेडली सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए बनाई गई है, एक ही एक्टिविटी के लिए, ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी एंड मैनेजिंग द फंड्स। खत्म, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है, इसलिए आप एसपीवी बनाते हो। मैं कब मानूंगा कि एक व्हीकल मेरा स्पेशल पर्पज व्हीकल है, जब मैं उसके अंदर 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल और एनी अदर इंटरेस्ट अक्वायर कर लेता हूं। उसके बाद अगर वो मेरी एसपीवी बन गई है तो उसका काम सिर्फ एक ही होना चाहिए, टू होल्ड माई इन्वेस्टमेंट्स। कितना इन्वेस्टमेंट होल्ड करना पड़ेगा? 80% तक का इन्वेस्टमेंट ये होल्ड करेंगे मेरे लिए। यहां तक एकदम श्योर है। अब इसके आगे अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्सर। स्पॉन्सर भी ऑलरेडी कर दिया अपन ने। स्पॉन्सर क्या होता है? एनी पर्सन हु इज सेटिंग अप योर REIT, who sets up the REIT and designated as such from time to time. Why have I used this word designated as such at time to time? Redesignated sponsor. So the definition of sponsor includes redesignated sponsor. Going ahead, now we are talking about your sponsor group. Sponsor group में कौन कौन आता है? Sponsor, multiple sponsors. इसीलिए sponsor and sponsors are part of sponsor group. In case अगर आपका sponsor एक कंपनी है, that is a body corporate, that sponsor can be a body corporate, so even that is a part of the sponsor group. So sponsor group includes sponsors, body corporate. अब इसके बाद देखना, इन लोगों ने जो 3 पॉइंट्स बोले ये ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर चलने वाले हैं। कोई भी एंटिटी या कोई भी पर्सन जिसको हमारी ये बॉडी, स्पॉन्सर बॉडी कंट्रोल करती है, या फिर कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी पर्सन जो हमारी इस बॉडी कॉर्पोरेट को कंट्रोल करता है, यानी कि आइदर द अदर पार्टी इज माई होल्डिंग और माई सब्सिडरी, इट डजेंट मैटर, ये दोनों ही स्पॉन्सर ग्रुप का पार्ट माने जाएंगे। सो एक मिनट, वापस से ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं। अपन लोग पढ़ रहे थे अबाउट स्पॉन्सर ग्रुप। स्पॉन्सर ग्रुप पढ़ते गए तो अ सिंगल स्पॉन्सर एंड विथ हिम द अदर स्पॉन्सर्स आर पार्ट ऑफ स्पॉन्सर ग्रुप, कीप देम लेफ्ट। इफ दो स्पॉन्सर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, they are part of your sponsor group.
अब इस बॉडी कॉर्पोरेट की कोई होल्डिंग, इस बॉडी कॉर्पोरेट की कोई सब्सिडरी, बोथ आर पार्ट ऑफ माय स्पॉन्सर ग्रुप। सो जब मैंने कहा ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये किसी की होल्डिंग है, तो हमने वर्ड यूज किया एंटिटीज और पर्सन विच आर कंट्रोल्ड बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट। सो जस्ट से एम्बेसी, अपन ने ना ऊपर अपने इसी जो मैंने आपको यहाँ पे एक एम्बेसी का लोगो दिया है, ये आपकी पहली रीड थी। जो इस एम्बेसी के ऊपर मैंने एक बात करते हैं, लेट्स से ये एम्बेसी के अंदर 3 स्पॉन्सर्स हैं। कैन आई से दीज आर द स्पॉन्सर ग्रुप 1? श्योर। मान लीजिए कि इन 3 स्पॉन्सर्स में से एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या ये भी स्पॉन्सर ग्रुप है? एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि इस बॉडी कॉर्पोरेट ने कोई 2 एंटिटीज अक्वायर कर रखी हैं जिनका नाम है ब्लैकस्टोन, माइंडस्पेस। मैं जो सारे नाम बोल रहा हूं ये सब रीड्स ही हैं। ब्लैकस्टोन, माइंडस्पेस, अपन ने ये बात करी, इनको अक्वायर कर रखा है, क्या ये भी स्पॉन्सर ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे? यस। लेट्स जस्ट रिवर्स दिस एरो। ब्लैकस्टोन या माइंडस्पेस ने इसको अक्वायर कर रखा है, क्या तब भी ये हमारे स्पॉन्सर ग्रुप का पार्ट बनेंगे? यस। सो 4 चीजें एकदम क्लियर हो गई। सबसे पहले स्पॉन्सर्स, बॉडी कॉर्पोरेट, उनकी होल्डिंग, उनकी सब्सिडरी। श्योर। entities or person which are controlled by such body corporate, entities or person who control such body corporate। अब नेक्स्ट देखना इसने क्या बोला, entities or person which are controlled by person as referred in clause B। ये क्या मतलब हुआ? शट अप। अरे यार क्या, अच्छा सुनो ना, वो पढ़ा था क्या होल्डिंग सब्सिडरी? यस प्लीज, होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा था आप लोगों ने? यस पढ़ा था। अच्छा यार, होल्डिंग सब्सिडरी में 3 चीजें पढ़ी होंगी आपने, 3 एलिमेंट। होल्डिंग सब्सिडरी बनने के 3 तरीके होते हैं। एक, जब आप सामने वालों का 50% ऑफ द मोर वोटिंग पावर अक्वायर कर लो। सेकंड चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, कंट्रोल आपके पास आ जाए। कंट्रोल वेयर मींस द राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। बहुत ही बढ़िया। तीसरा क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट। अच्छा, कोई ये वर्ड नहीं पढ़ा था, बाय फॉर्मिंग लेयर्स? इफ जस्ट इन केस यू रिमेंबर, आपने लेयर्स, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी, याद है क्या कुछ? बाय फॉर्मिंग लेयर्स, ए इज द होल्डिंग ऑफ बी, बी इज द होल्डिंग ऑफ सी, इन सच अ केस ए इज होल्डिंग ऑफ बी एंड सी, दिस इज लेयर्स। याद है क्या? अब सिर्फ ये लाइन वापस पढ़ना, एंटिटी और पर्सन विच आर कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? एम्बेसी किसी को कंट्रोल कर रहा था और उसने अपने अंदर किसी और को कंट्रोल में ले लिया, तो क्या ये सब हमारे स्पॉन्सर ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे? द आंसर इज यस। Are we sure enough? So till now we have discussed 5 persons which are coming under the sponsors group. Who are they? First, sponsors. Second, body corporate. Third, person controlled by us. Fourth, जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं. Fifth, जिनको हम कंट्रोल कर रहे हैं वो किसी और को कंट्रोल कर रहे हैं. ये 5 पॉइंट्स थे. श्योर? इसका हिंदी अनुवाद ठीक है, यहां तक बोलो, कोई डाउट नहीं है, एकदम श्योर? क्या चीज? 2 लेयर्स. वो 2 लेयर्स वाले रूल याद रखना. रीट में 2 लगता है, आगे कब चेंज हो सकता है बताऊंगा, पर अपने इसमें 2 लेयर्स ही याद रखना. आ जाओ. Now we're talking about some issue if the sponsor is an individual, और अगर वो इंडिविजुअल नहीं है तो क्या कंडीशन चेंज होंगी. अब 1 मिनट इधर तक नहीं आना. स्पॉन्सर ग्रुप में कोई डाउट हो तो फिर बोल दो, श्योर रहेगा. स्पॉन्सर ग्रुप वापस काम आने वाला है अपने को आगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं. अभी तक कोई डाउट नहीं इधर. नाउ इन केस योर स्पॉन्सर इज एनी इंडिविजुअल, अब अपन देखते हैं अगर वो इंडिविजुअल है तो व्हाट डज दैट मीन. एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, दैट इज the spouse of that person or a parent, brother, sister or child of the person of the spouse, and the entities or person which are controlled by such individual, ये सब लोग भी स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर आ जाएंगे. लास्ट में इसने क्या बोला, अगर मान लो, अच्छा देखो, बॉडी कॉर्पोरेट है, कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स से, फर्क नहीं पड़ता हमको, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं. पर हम ये क्या कह रहे हैं, अगर ये इंडिविजुअल है तो इसके इमीडिएट रिलेटिव, अच्छा अब याद रखना, इमीडिएट रिलेटिव चाहिए ना तो नोट्स के ऊपर लिख के रख लो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये भी उन्होंने वहीं से छापा है. इमीडिएट रिलेटिव एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उठाया हुआ है. सो अब इन लोगों ने क्या बोला कि अगर ये इंडिविजुअल है तो इसकी स्पाउस, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर एंड चाइल्ड ऑफ द स्पाउस, ये सब लोग भी हमारे उसी ग्रुप के अंदर आ जाएंगे. श्योर? दिस कंप्लीट्स योर कंप्लीट स्पॉन्सर ग्रुप. बढ़ू आगे. नेक्स्ट अप इज योर TDRs.
अच्छा, हम लोग ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट का मतलब समझ रहे थे कि कोई भी डेवलपमेंटल राइट्स है, मतलब कि एक बिल्डिंग को डेवलप करने का आपके पास राइट था, लेट्स से 6th 7th फ्लोर, एंड यू डिसाइडेड नॉट टू डेवलप इट, और आपने वो 2 फ्लोर का राइट किसी और को दे दिया, और इसी टीडीआर, इसी डेवलपमेंटल राइट को जब मैं ट्रांसफर करता हूं, वी कॉल इट एज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. श्योर, एनीवन वांट्स मोर डिस्कशन ऑन दिस? ये अपना लास्ट हो चुका है. Shall mean development rights issued by the authority under relevant laws in lieu of the area relinquished. आपने अपना एरिया सरेंडर कर दिया कि मैं अपने 2 फ्लोर नहीं बनाऊंगा, आई एम सरेंडरिंग माई राइट्स, और किसी और को बोल दिया कि आप 2 फ्लोर और बना सकते हो, by the owner or developer or by way of declared incentives by the government or अथॉरिटी. और इसके लिए जो भी आपको इंसेंटिव्स मिलने थे. अब एक बात समझना, क्या टीडीआर आपसे गवर्नमेंट भी अक्वायर कर सकती है? टीडीआर कैन बी अक्वायर्ड बाय एनीवन. तो अगर गवर्नमेंट आपको इन रिटर्न उसके लिए कुछ दे रही है तो वो इंसेंटिव्स के फॉर्म में देती है. सो दैट्स द सिंपल लैंग्वेज. सो एक बार टीडीआर को रीराइट करके अपने ऊपर वाले हेडर में लिख लोगे क्या? जस्ट फॉर द पर्पज कि आपको एक ये आइडिया रहे, क्योंकि यूजुअली ये डिस्कस्ड नहीं होता है. नाउ व्हेन आई से ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, TDR shall mean developmental rights, shall mean developmental rights. TDR shall mean developmental rights issued by the authorized authority, which can be transferred. We are changing some language, keep it with me. Which can be transferred in lieu of any incentives, by the government or any other authority. By the government or any other authority. That's done. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, इन लोगों ने वर्ड वैल्यूअर यूज किया है. अच्छा ना, वैल्यूअर अगर आप इसमें रीड के 2014 गाइडलाइंस में देखेंगे ना, तो बहुत डिटेल में बात की गई है, और वैल्यूअर्स को 2 लेवल पे बात की गई है. एक इन लोगों ने फाइनेंशियल वैल्यूअर बताया है, और एक आपने टेक्निकल वैल्यूअर बताया है. हाउएवर अपने मॉड्यूल ने इस चीज को कहीं भी ज्यादा आगे लंबा खींचा नहीं है. सो वी हैव नॉट केप्ट इट इन योर नोट्स. हाउएवर 2 मिनट बताने में कुछ नहीं जाता. जब कभी भी आप लोग फाइनेंशियल वैल्यूअर कहते हो, दैट सिग्निफाइज एनी CA, CS, CA में जो लोग आके वैल्यूएशन करते हैं, इसको आप फाइनेंशियल वैल्यूअर कहते हैं. और जब कभी मैं टेक्निकल वैल्यूअर कहूँ, सो टेक्निकल वैल्यूअर कैन बी एनी अदर पर्सन जो चाहे CA में नहीं भी हो. और उसके अलावा इन लोगों ने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है इस एक्ट के अंदर, जिसमें उन लोगों ने अलग अलग अथॉरिटीज बनाई है, जैसे कि जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं और वैल्यू कर सकते हैं. महाराष्ट्र के पास 3 अथॉरिटीज हैं जो टेक्निकल सर्विस वैल्यूअर्स की तरह काम कर सकती है. ऐसे ही इन लोगों ने मल्टीपल हाउसिंग अथॉरिटीज दी हैं, मल्टीपल कंपिटेंट अथॉरिटीज दी हैं. ये चीज अपने मॉड्यूल में नहीं है. जस्ट इन केस यू विश टू राइट, तो आप सिर्फ डाल सकते हैं वैल्यूअर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. One is your financial valuer and the second is your technical service valuer. बस इतना भी डाल दिया, it's more than sufficient. ये 2 अलग लेवल पे हैं. आगे वहां तक सब ठीक है? थके तो नहीं? गुड, आ जाओ, मैं वही सुनता हूं जो सुनना है. कमिंग नाउन बैक इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज माय पार्ट की इस बार का जो जून वाला अटेम्प्ट है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रीड पे क्वेश्चन आएगा, और नहीं आया तो दिसंबर पे लगाई वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको अभी कुछ 4 हेड्स अपन अभी कोशिश करेंगे कवर करने की. लेट्स से कि वो कवर हो जाए, नहीं भी हुए तो वी शैल स्टॉप ओवर देयर. बट हाउएवर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आएगा. ये यहां पे करा बैक टू बैक आपके सेकंड जो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कंट्रोल CV. कुछ भी चेंज नहीं आएगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, रीट में एक दिन ज्यादा लगा लिया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एग्जैक्टली इसका छपा हुआ कॉपी वर्जन आने वाला है, जो सिर्फ रीड करने का पार्ट रहेगा अपने लिए. सो अगर इसमें टाइम वेस्ट किया, उसमें आएगा. लास्ट टाइम के पेपर में इन लोगों ने रियल एस्टेट ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा.
इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, पर वो क्वेश्चन पूछा जो दोनों के अंदर सेम एग्जिस्ट कर रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि इंफ्रा या रीट। तो लास्ट टाइम इंफ्रा पे हो गया, तो लेट्स दिस टाइम अज्यूम कि इस बार आपको रीट का आने का सबसे ज्यादा अच्छा चांस रहेगा। नाउ नो पर्सन शैल एक्ट एज अ रीट अनलेस उसने सेबी से खुद को रजिस्टर के लिए अप्लाई नहीं किया। अच्छा एक सेकंड, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता कौन है? द स्पॉन्सर अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रीट। नो पर्सन शैल एक्ट एज रीट until and unless registered with SEBI under the regulations. The following conditions shall be followed before the grant of registration. First is your applicant. When I'm saying applicant, the applicant must be a sponsor. Now try to see जो yellow lines हो ना, अगर आप उस पर भी रीड करोगे तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ का मतलब निकलेगा। The applicant must be a sponsor undertaking activity of REIT. अब इसी को पूरा रीड करते हैं। The person applying must be a sponsor on behalf of the trust and a trust deed having its main objective as undertaking activity of REIT must be registered with Registration Act 1908. प्लीज उसमें स्लैश करना और डालना and the Indian Trust Act and the Indian Trust Act. फर्स्ट वाले पॉइंट में इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी डालना। सो एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट में आपने बोला कि सबसे पहले आपने एक सेबी को एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देता कौन है? स्पॉन्सर देता है। स्पॉन्सर जब ये एप्लीकेशन देता है वो एक्चुअली किसके बिहाफ पे देता है? ट्रस्ट के बिहाफ पे देता है, क्योंकि हमने बोला था रीट शुड ऑलवेज बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। सो इस रीट के बिहाफ पे स्पॉन्सर जाता है एप्लीकेशन देने के लिए। ये एप्लीकेशन जब आप सेबी को देते हैं, आप लोगों ने बोला कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अंडरटेकिंग द एक्टिविटी ऑफ रीट। कमिंग डाउन नेक्स्ट, स्पॉन्सर। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको स्पेशली पीछे लिखा चुका हूं और ये मैंने पर्पसफुली लिखाया था। हर स्पॉन्सर के पास एट एनी टाइम हमेशा 5% रीट की यूनिट्स होनी चाहिए। ईच स्पॉन्सर शैल होल्ड और प्रपोज टू होल्ड नॉट लेस देन 5% ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रीट ऑन पोस्ट इनिशियल ऑफर बेसिस। नॉक नॉक, व्हाट इज पोस्ट इनिशियल ऑफर बेसिस? बहुत टाइम पास, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो आपने आईसीडीआर पढ़ा होगा ना, पोस्ट इशू बेसिस पढ़ा था क्या? क्या होता था पोस्ट इशू बेसिस? आईसीडीआर में आपने लिस्ट करा दिया, लिस्ट के बाद जब आप ऑफर करने जा रहे हो उससे पहले की जो कैपिटल होती है वो आपकी प्री इशू कैपिटल थी। जैसे ही आपका इशू कंप्लीट होता है उसके बाद की जो कैपिटल होती है उसको आप पोस्ट इशू कैपिटल बुलाते थे। इसने क्या बोला, एक स्पॉन्सर के पास हमेशा पोस्ट इशू बेसिस में कितनी यूनिट्स हमेशा होनी चाहिए? 5% होनी चाहिए। दैट इज टू सिग्निफाई जब जब आप फॉलो ऑन ऑफर भी लेके आओगे तब तब आपको भी अपनी होल्डिंग कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 5% पे रखनी ही पड़ेगी, वरना आप लोग को कभी भी आगे स्पॉन्सर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। नाउ टू से करंटली मैं एक आईपीओ लेके आया, अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया। इसके अंदर मैंने 250 करोड़ का ऑफर लाया। क्या ये मिनिमम लाना ही था? लाना ही था। इस 250 करोड़ में से अगर मैं एक स्पॉन्सर हूं तो मुझे बेयर मिनिमम कितना लेना ही पड़ेगा? 12.5 करोड़ की यूनिट्स लेनी पड़ेंगी। इफ आई से 250 सीआर का आपको 12.5 करोड़ लेना ही है। अब जब मैं नेक्स्ट फॉलो ऑन ऑफर लाया, मैं फिर से 250 सीआर का ऑफर लेके आया। अब मुझे फिर से और कितने की यूनिट्स खरीदनी पड़ेंगी? 12.5। वाई? बिकॉज 5% इज नॉट ऑन प्री इशू कैपिटल, इट्स ऑलवेज ऑन पोस्ट इशू कैपिटल, हेंस यू हैव यूज्ड दिस वर्ड पोस्ट इशू। श्योर इनफ? चलते हैं आगे। On post initial offer basis, further each sponsor and the group shall be clearly identified in the application of registration to SEBI. Okay? एप्लीकेशन में एक एक स्पॉन्सर और स्पॉन्सर ग्रुप की डिटेल आनी चाहिए। अच्छा, कोई बता पाएगा वाई? मतलब व्हाट्स द पर्पस ऑफ गेटिंग डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी स्पॉन्सर टू बी आइडेंटिफाइड इन द एप्लीकेशन? आरपीटी के लिए। मतलब हाउ आर यू गोइंग टू एस्टैब्लिश आरपीटी इन दिस? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही एक। अच्छा, एक और चीज, अगर कोई स्पॉन्सर मान लो पहले अप्लाई करता है और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो कहीं वो ऐसा ना हो कि वो किसी और स्पॉन्सर ग्रुप के साथ जुड़ के वापस से एप्लीकेशन दे दे। क्यों? क्योंकि अगर ये रिजेक्टेड एप्लीकेंट किसी और के साथ भी आया तो इनकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होने के हाईएस्ट चांसेस है। हेंस इस डिस्क्लोजर को मैंडेटरी किया गया है ताकि हमें हमेशा बता रहा है कि कोई रिजेक्टेड बंदा कोई दूसरे ग्रुप का पार्ट ना बन जाए और वहां से जाके वापस से अप्लाई ना कर दे। इसलिए ईच स्पॉन्सर शैल ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड। मेक सेंस? Next up, for each sponsor group, not less than 1 person shall be identified as a sponsor. अब इसने क्या बोला कि अगर आपका स्पॉन्सर क्या है, कोई स्पॉन्सर ग्रुप है, तो उसमें आपने क्या करना है? नॉट लेस देन 1 person shall be identified as a sponsor, जो अपने पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा।
द स्पॉन्सर्स ऑन अ कलेक्टिव बेसिस हैव अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, दो लेवल पे इनकी नेटवर्थ चेक की जाती है। अगर आप इंडिविजुअली एक स्पॉन्सर की बात करोगे तो उसके पास 20 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, जब आप इंडिविजुअल स्पॉन्सर की बात करोगे। और जब कलेक्टिवली स्पॉन्सर्स की बात करोगे तो इनकी नेटवर्थ 100 CR को टच करनी चाहिए। तो इसने बोला द स्पॉन्सर्स ऑन अ कलेक्टिव बेसिस हैव अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीस। हाउएवर ईच स्पॉन्सर हैज अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 20 करोड़ रुपीस। एक के पास कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, कंप्लीटली अलाउड। हाउएवर योर एंटायर ग्रुप शुड फॉर्म 100 CR एज नेटवर्थ। यहां तक ठीक? ओके, अब ये देखो, अब यहां पे जो मैं सिखाऊंगा ये बार बार रिपीट होने वाला है। यहां से ये जो आने वाला पार्ट है ये पूरा रिपीट है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज ना, एक चीज याद रख लेना, 10 5 2 अपन जो पढ़ेंगे उसको 10 5 2 पे याद रखना। कैसे? जब मैं बात करूं मैंने, अच्छा एक सारी रियल एस्टेट का कुछ रह गया, एक सेकंड ना, एक सेकंड वो रह गया, फिर मैनेजर सिखाता हूं। पहले एक सेकंड अपना स्पॉन्सर का छोटा सा पार्ट रह गया। द स्पॉन्सर और इज एसोसिएट हैज नॉट लेस देन 5 years experience in the development of real estate fund management in real estate industry। अगर आपका स्पॉन्सर कोई डेवलपर है, यानी कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है, तो उसने आज तक कम से कम 2 प्रोजेक्ट डेवलप करने चाहिए। सो अब एक बार के लिए वापस से पूरा का पूरा स्पॉन्सर कैटेगरी में वापस आते हैं और इसको एंड तक रिपीट करेंगे। आपने स्टार्ट किया द वर्ड स्पॉन्सर में, उसने बोला हर स्पॉन्सर के पास इंडिविजुअली 5%, क्यूमुलेटिवली मिला के 25% होना चाहिए। फिर आप लोगों ने इसकी नेक्स्ट बात करी कि हर प्रमोटर जिसने एप्लीकेशन बनाई शैल बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफिकेशन का रीजन बड़ा सिंपल था कि किसी की एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट तो नहीं हुई है। उसके बाद अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री सेबी इज वेरी क्लेवर है, उसने तुम्हारे ऊपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये भी बोला है कि अगर तुमने पहले कभी अप्लाई किया हो तो तुम खुद बताना कि तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, मैं नहीं ढूंढने वाली। अगर मुझे बाद में पता पड़ गया तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। सो दे आर क्वाइट क्लियर कि आपको बतानी है ये बात। कमिंग बैक, नेक्स्ट अप, द स्पॉन्सर ऑन अ कलेक्टिव बेसिस, उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 100 CR, इंडिविजुअल बेसिस पे 20 CR। अब इसके बाद इसने लास्ट क्या बोला कि अगर ये स्पॉन्सर जो है या फिर उसके एसोसिएट हैं, उनके पास कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस हो? 5 years का एक्सपीरियंस हो रियल एस्टेट सेक्टर में या फिर फंड मैनेजमेंट में रियल एस्टेट सेक्टर के। और गलती से मान लो कि जो तुम्हारा स्पॉन्सर है वो एक डेवलपर है जो ने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्पॉन्सर्स हैव बीन कंप्लीटेड। आपके 2 प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके बाद हम आपको रीट रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेंट के लिए तैयारी करेंगे। श्योर है? बिकॉज द स्पॉन्सर इज द पर्सन हु अप्लाइज। सो आप कब अप्लाई कर पाओगे? अगर आप एक डेवलपर हो तो 2 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के बाद। सर 5 साल का रूल लगाने की जरूरत है क्या? सोचना भी मत, जरूरी है ही नहीं। 2 प्रोजेक्ट खत्म करना मतलब बहुत आगे की बात निकाल दी इन लोगों ने। ये उल्टा ज्यादा बड़ा कंप्लायंस है एज अगेंस्ट 5 साल से एग्जिस्ट करना। कमिंग बैक, स्पॉन्सर एकदम क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब आ रहा हूं नेक्स्ट। अच्छा एक सेकंड, आप लोग पढ़ क्या रहे थे जिसके अंदर अभी अपन ने स्पॉन्सर पढ़ा? अच्छा, अपन लोग एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव। सबसे पहला क्या था अपने को? आपने एप्लीकेंट की बात करी, हु अप्लाइज? द स्पॉन्सर अप्लाइज। फिर सेकंड अपन ने क्या पढ़ा? द वर्ड स्पॉन्सर एंड द स्पॉन्सर ग्रुप के बारे में एप्लीकेशन। अब थर्ड अपन लोग कहां जा रहे हैं? मैनेजर। कल याद है अपन ने मैनेजर के बारे में बात की थी कि भाई ये लोग आपकी प्रोफेशनल बॉडी होते हैं जो एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट मॉनिटर करते हैं। आपने कहाँ पैसा लगाया, कब पैसा बाहर निकालना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब सारा मैनेजमेंट इनके हाथ में। सो व्हाट आई वांट इज कि इसके अंदर ना आप 3 की एलिमेंट्स याद कर लो, 10 5 2। जब मैं बोलूं 10 तो ये 10 इनकी औकात के ऊपर की बात है। अगर आप एक कंपनी हो तो आपकी नेटवर्थ 10 करोड़ होनी चाहिए, और अगर आप लोग एक LLP हो तो आपकी एसेट 10 करोड़ की होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 मतलब अगर आप एक कंपनी हो आपकी नेटवर्थ 10 करोड़ होनी चाहिए, और अगर आप LLP हो तो आपकी नेट इंटैंजिबल एसेट्स 10 CR की होनी चाहिए। यहां तक एकदम ठीक है? नेक्स्ट, आपके पास एक्सपीरियंस कितने टाइम का होना चाहिए? 5। सो वर्थ मतलब औकात 10 साल। नीचे आपने बात करी आपके लोगों का एक्सपीरियंस 5 years का, एंड साथ में आपके पास कोई 2 की पर्सन होना चाहिए और उनका एक्सपीरियंस भी वापस से कितना होना चाहिए? 5 years। तो अब एक चीज इसको समझने के लिए जो आपने याद रखनी है, नेटवर्थ 10 CR। अभी सिर्फ अपन एक कंपनी की बात कर रहे हैं, नेटवर्थ 10 CR और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस कितना? 5 years। इंप्लॉइज कितने होने चाहिए? 2, और उनका भी एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस रिमेन्स सेम फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन।
चाहे आपकी बात करो, आपके इंप्लॉयज की बात करो, एक्सपीरियंस हमेशा 5 साल पे ही बात करेगा। चाहे एलएलपी की बात करूं, चाहे कंपनी की बात करूं, नेटवर्थ या एसेट पर 10 करोड़ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो एक्सपीरियंस 5 CR कांस्टेंट, सॉरी 5 इयर्स कांस्टेंट, मनी 10 CR कांस्टेंट, यहां तक एकदम ठीक है। और इंप्लॉयज कितने चाहिए तुमको? 2। अब ये सिर्फ एक, खाली मैंने आपको एलिमेंट याद रखने के लिए बोले थे, सिर्फ अब इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में ऐड करते हैं। तो लेट्स सी, आपका जो मैनेजर है वो इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट तो उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए एटलीस्ट 10 CR, एंड इन केस द मैनेजर इज एन LLP, उसकी नेट टैंजिबल एसेट्स, आई एम सो सॉरी मैंने गलती से इनटैंजिबल वर्ड यूज कर दिया था पहले, दैट्स टैंजिबल एसेट्स शैल नॉट बी लेस देन 10 करोड़ रुपीस। श्योर, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है, 10 CR का मतलब क्लियर। नेक्स्ट अप, इनके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए फंड मैनेजमेंट के अंदर? 5 years in fund management, advisory service, property management in real estate industries और development of real estate। एक सेकेंड, क्या यही चीज ऊपर तुम स्पॉन्सर के टाइम पे भी अभी भी पढ़ के आए थे? एक्सपीरियंस का एकदम सेम है। सो मैनेजर्स के पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपके? 5 years का। 5 years of experience in any real estate activity, last, and have at least 2 KMPs, that is key personnel, who each have not less than 5 years of experience in the same field। ठीक है, सबको एकदम जम गया? अच्छा, अब एक बार सिर्फ ये येलो पार्ट एक बार साथ में रीड करते हैं। मैनेजर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, नेटवर्थ 10 CR, एलएलपी के केस में 10 करोड़, बट 10 करोड़ ऑफ व्हाट? नेट टैंजिबल एसेट्स। एक्सपीरियंस कितना? 5 years। अच्छा, 5 साल का एक्सपीरियंस किस चीज में चाहिए था? रियल एस्टेट इंडस्ट्री में या फिर कोई भी फंड मैनेजमेंट बिजनेस में ऑफ रियल एस्टेट, उसमें चाहिए था। और कितने एम्प्लॉयज चाहिए? 2 की पर्सनल्स चाहिए, उनका एक्सपीरियंस भी कितना? 5 years का होना चाहिए। अब एक एलिमेंट और ऐड करो, लास्ट, आपकी जो टोटल डायरेक्टर्स की टीम बनेगी उसमें से मोर देन 50% डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। आपके कॉम्पोजिशन में, मैनेजर की टीम में जो डायरेक्टर्स की टीम बन रही है, %50 डायरेक्टर्स आईडीज होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड इधर देखते हैं। एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, and in case of LLP 50% of the members of LLP should be independent। this is surely the concept of corporate governance। ये एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड्योरेंस है जिन लोगों ने इसमें बोला कि आधे से ज्यादा बोर्ड को इंडिपेंडेंट कर दो। इससे होगा क्या? क्योंकि ये जो मैनेजर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि रीड कहाँ इन्वेस्ट करेगी, सिंस दे आर नॉन इंटरेस्टेड पर्सन, ये लोग इन्वेस्टमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में करेंगे, नथिंग मोर देन दैट। सो नाउ in case of LLP 50% of the members independent and the manager must have entered into investment management agreement with the trustee which states the responsibility of manager। आज के लिए अपन ने इतना ही करना था, सिर्फ एक बार इसको ABC 3 पॉइंट रिवाइज करा दो एंड वी स्टॉप हुए हैं। अपन लोग पढ़ रहे थे एलिजिबिलिटी, एग्जाम पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी में आपने सबसे पहले बात करी एप्लीकेंट की, हु कैन बी एन एप्लीकेंट? स्पॉन्सर, बट स्पॉन्सर मेक्स एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ whom? The trust। trust here signifies the real estate investment trust। चलेगा, अच्छा इसने कर दिया। नेक्स्ट इज स्पॉन्सर, इंडिविजुअली 5%, क्यूमुलेटिवली 25%, नेटवर्थ क्यूमुलेटिवली 100 CR, इंडिविजुअली 20 CR, यहां तक ठीक है। और क्या एप्लीकेशन में इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना है इनको? यस, इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट अप मैनेजर, मैनेजर में कितने की पर्सनल होने चाहिए? एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? LLP है तो नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? नेट टैंजिबल एसेट्स। कंपनी है तो नेट टैंजिबल एसेट्स, नेट वर्थ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 10 CR होनी चाहिए। यहां तक मेक सेंस? श्योर इनफ? आई थिंक वी हैव एग्जॉस्टेड आवर टाइम। आई वॉज वेटिंग कि वो भाई आएंगे और हमें बाहर निकालेंगे, बट ठीक है। आई होप दिस लेक्चर वॉज क्लियर फॉर यू। कल मिलते हैं वापस से। लेक्चर बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।